दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे थे क्रिया विशेषण की। और क्रिया विशेषण का जो पहले जो इससे पहले दो वीडियो हमारे हुए। पहले वीडियो में यानी कि क्रिया विशेषण की परिभाषा है, प्रक्रिया विशेषण है, उसके भेदों के बारे में बात की। और जो दूसरा हमारा जो वीडियो था, उस दूसरे वीडियो में हमने बात की थी क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में। और क्रिया विशेषण के जो भेद थे, उन भेदों के बारे में हमने बात कर ली थी। आप लोगों को फिर मैं याद दिला देता हूं। जैसे कालवाचक यानी कि कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्वीकारबोधक। स्वीकारबोधक, निषेधबोधक, कारणबोधक। कारणबोधक कहें या फिर कारण सूचक कह दें, एक ही बात है। इन पर हमारी बात हुई थी, यानी कि इनके ऊपर हमारी बात चली। आज जो हम बात करेंगे और वो बात करेंगे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण दूसरा हो गया निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। और अगला है अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि आज हम इनके बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले जो बिंदु लेंगे वो बिंदु लेते हैं जो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि पीछे 7 तक बात हो गई थी हमारी। 8वां इसका जो भेद है वो है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों इसमें सीधी सी बात यही है कि एक तरह से प्रश्न का बोध होता है। ये जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया के होने के बारे में, या फिर यूं कहें कि प्रश्न का बोध कराता है कि क्रिया है वो किस रूप में हुई है, ये बोध कराता है। तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि वे अव्यय जो, या वे अव्यय शब्द जो क्रिया के प्रश्न का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं। अब क्रिया के प्रश्न का बोध कराने का तात्पर्य यहां पर यह है, यानी कि क्रिया किस रूप में हुई, ये प्रश्न जो है और वो प्रश्न करते हैं या उसका बोध होता है। अब इसमें जैसे बात करें हम तो यूं कह सकते हैं कहाँ, कब, कैसे। कहाँ, कब, कैसे आदि। वाक्य के रूप में अगर हम इसको लें तो यूं कह सकते हैं वह
कहाँ बैठा है। उसी तरह से मोहन कब जाएगा, कब जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर जैसे कहाँ, कब, ये सारे जो शब्द हैं वो क्या हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हैं। और ये एक तरह से जो क्रिया है, तो क्रिया से सीधा यानी कि प्रश्न करता है या प्रश्न का बोध होता है। वहीं पर अगला जो इसका भेद है, हाँ, वो है निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। और इसमें जो मूल बात है वो बात, इसको परिभाषा के तौर पर देखें तो यूं कहेंगे हम, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की निश्चितता का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसी क्रम में जैसे उदाहरण के रूप में हम लें, जैसे, तो देखिए, जैसे में इसमें हो जाएगा वास्तव में, जरूर, और मुख्यतः आदि। जैसे कि वास्तव में वही है, या फिर यूं कहें वह जरूर आएगा। इस प्रकार से यानी कि इनका प्रयोग होता है। अगला जो इसका भेद हम ले रहे हैं वो भेद है अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण। अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण। अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, तो इसको परिभाषित इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि वे अव्यय शब्द जो क्रिया की अनिश्चितता या क्रिया के अनिश्चय का, या इसी को यूं कह दें अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और अनिश्चय में जैसे आ जाएगा
शायद, वहीं पर हो गया संभवतः, आदि। वाक्य के रूप में अगर इसको देखें हम तो यूं ले सकते हैं, वह आज शायद आएगा। उसी तरह से आज संभवतः है बारिश होगी। तो इस प्रकार से यानी कि ये अनिश्चित का बोध करवाते हैं, और अनिश्चितता का बोध करवाने के कारण क्या है, इनको क्या कहा गया, अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहा गया। इसमें कई विद्वान साथी हैं जैसे आवर्ती सूचक क्रिया विशेषण भी मानते हैं, जैसे बार बार है, एक बार है, दो बार है, तीन बार है। लेकिन ये विशेष रूप से जैसे कालवाचक जो है, यानी कि कालवाचक में ही समाहित हो जाता है या उसी में आता है। और इसके अलावा भी जो विद्वान साथी हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से क्रिया विशेषण को प्रस्तुत किया है, पर मूल रूप से जहाँ तक प्रतियोगी परीक्षा की बात आती है दोस्तों, तो वहाँ पर इसके चार ही भेद हैं। कितने भेद? चार भेद हैं। उन्हीं का हमें ध्यान रखना है। जो भी भेद उपभेद जो किए गए हैं और वो जो चार भेद हैं उन्हीं में मूल रूप से जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है उसी का भेद किया गया है। कई जगह जैसे जो कालवाचक हैं उनके भी भेद उपभेद कर दिए गए हैं। खैर, इस तरह की जो बातें हैं और भी हम आगे वाले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।